क्या कभी किसी इंडियन स्टेट में ऐसा हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ मामला इतना हाई वोल्टेज हो जाए कि पूरा देश हिल जाए? क्या कभी किसी रेड ने सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी के बीच सीधा टकराव खड़ा कर दिया हो? वेस्ट बंगाल में जो हुआ वो सिर्फ ईडी वर्सेस टीएमसी का क्लैश नहीं था, ये एक ऐसा मोमेंट था जहां पॉलिटिक्स, पावर और लॉ एक ही लाइन पर आ गए। और इसी केस में एक क्लैश अब ईडी वर्सेस कलकत्ता हाईकोर्ट के बीच भी दिखा, जिसने इस मामले को और संगीन कर दिया। तो क्या है ये पूरा केस, चलिए देखते हैं। सब कुछ शुरू होता है एक रेड से। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कोलकाता में इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक के ऑफिस और उसके को फाउंडर प्रतीक जैन के रेजिडेंस पर सर्च ऑपरेशन शुरू करती है। ऑफिशियल रीजन एक मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन। ईडी के मुताबिक 10 ऑफ करोड़ के ट्रांजैक्शंस का लिंक इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। रेड चल रही थी कि सीन अचानक पॉलिटिकल हो जाता है। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी खुद आईपैक ऑफिस और प्रतीक जैन के घर पहुंच जाती है। स्टेट पुलिस भी उनके साथ होती है। ममता बनर्जी का एलिगेशन क्लियर था कि ईडी ने पार्टी के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट सीज किए हैं। हार्ड डिस्क, कैंडिडेट लिस्ट, इलेक्शन स्ट्रैटेजीज हटा के इलेक्टोरल रोल रिवीजन से लिंक डाटा। उन्होंने सीधा होम मिनिस्टर अमित शाह पर अटैक करते हुए कहा, इज इट द ड्यूटी ऑफ द ईडी अमित शाह टू कलेक्ट द पार्टीज हार्ड डिस्क, कैंडिडेट लिस्ट? और फिर दिया एक ओपन पॉलिटिकल चैलेंज, इफ अमित शाह वांट्स बंगाल देन कम फाइट डेमोक्रेटिकली एंड विन। हालांकि ईडी का रिवीजन बिल्कुल उल्टा था। एजेंसी ने क्लेम किया है कि जब उनकी सर्च ऑपरेशन ऑनगोइंग थी तब ममता बनर्जी रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस में एंटर हुई और की एविडेंस लेकर चली गई। ईडी ने कहा है कि बनर्जी एंटर्ड द रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस ऑफ प्रतीक जैन एंड टुक अवे की एविडेंस including physical documents and electoral devices. ED ने ये भी क्लैरिफाई किया, the search is evidence based and is not targeted at any political establishment. The search is conducted strictly in accordance with the established legal safeguards. यहीं से मामला सिर्फ रेड का नहीं रहा, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के एलिस्ट इंटरफेरेंस का केस बन गया। ईडी ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप लिया। एजेंसी ने कोर्ट के सामने डिमांड रखी कि ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई प्रॉब हो और एफआईआर भी। ईडी ने अपनी प्ली में कहा है कि सीएम ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का मिसयूज किया और ईडी ऑफिसर्स के ऑफिशियल फंक्शनिंग को ऑब्स्ट्रक्ट किया। इसके रिस्पॉन्स में तृणमूल कांग्रेस और प्रतीक जैन दोनों ने काउंटर पिटीशंस फाइल कर दी। टीएमसी का कहना था कि आईपैक पार्टी का ऑथराइज्ड इलेक्शन स्ट्रेटेजी टीम है और ईडी की रेड्स का रियल मोटिव इन्वेस्टिगेशन नहीं बल्कि 2026 वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन से पहले पार्टी के पॉलिटिकल ब्लूप्रिंट तक पहुंच बनाना है। पार्टी का एलिगेशन था कि ये अ मेयर प्रिटेक्स्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जिसका एम बीजेपी को अनफेयर पॉलिटिकल एडवांटेज देना है। फिर आता है कोर्टरूम का पहला क्रूशियल मोमेंट। केस जस्टिस सुब्रा घोष के सिंगल जज बेंच के सामने लिस्टेड होता है। एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं। ईडी वर्सेस टीएमसी, सीएम नेम्ड एज अ पार्टी, नेशनल अटेंशन। लेकिन जब मैटर कॉल आउट हुआ तो कोर्ट का माहौल बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। लॉयर्स, ऑनलुकर्स, सपोर्टर्स, इतनी भीड़, इतना शोर, इतनी कमोशन की हियरिंग शुरू ही नहीं हो पाती। जस्टिस घोष रिपीटेडली डेकोरम मेंटेन करने को कहती है, डिग्निटी और डिसिप्लिन की अपील करती है, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं होता। आखिर में कोर्ट को एक टफ डिसीजन लेना पड़ता है। जस्टिस सुब्रा घोष अपने ऑर्डर में लिखती हैं, द एनवायरनमेंट इन द कोर्ट रूम इज नॉट कंड्यूसिव टू कमेंस कंटिन्यू द हियरिंग। In the view of such situation, the court is constrained to adjourn the matter. Hearing adjourn हो जाती है और फिर नेक्स्ट डेट फिक्स होती है 14 जनवरी। ये एक जुडिशियल ऑर्डर होता है, फाइनल एंड बाइंडिंग। लेकिन ईडी के लिए ये एडजर्नमेंट सिर्फ डिले नहीं था बल्कि एक स्ट्रेटेजिक कंसर्न था। एजेंसी को लगा कि इतने सीरियस एलिगेशंस के साथ 14 जनवरी तक वेट करना रिस्की है, तो ईडी नेक्स्ट मूव करता है, डायरेक्ट डिवीजन बेंच के पास जाकर अर्जेंट हियरिंग की डिमांड। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजय पॉल की बेंच के सामने ईडी पहले वर्बल रिक्वेस्ट रखता है। कोर्ट कहती है कि रिटन एप्लीकेशन दीजिए। फिर ईडी रिटन प्ली फाइल करता है जिसमें अर्जेंट लिस्टिंग और इवन जज चेंज करने तक की डिमांड होती है। यहीं पर कलकत्ता हाई कोर्ट एक और स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। डिवीजन बेंच ईडी की अर्जेंट हियरिंग की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन बिल्कुल क्लियर होता है कि जब एक सिंगल जज बेंच ऑलरेडी जुडिशियल ऑर्डर पास कर चुकी है और नेक्स्ट डेट भी फिक्स हो चुकी है तो उस ऑर्डर को एडमिनिस्ट्रेटिव या अर्जेंट प्रोसेस के थ्रू चेंज नहीं किया जा सकता। ईडी का ऑल्टरनेटिव रिक्वेस्ट केस किसी और सिंगल जज बेंच को ट्रांसफर कर दिया जाए, उसे भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। कोर्ट प्रैक्टिकली कह देता है कि अर्जेंसी का मतलब ये नहीं होता कि जुडिशियल डिसिप्लिन तोड़ दिया जाए। इस रिफ्यूजल के बाद पॉलिटिकल टेम्परेचर और बढ़ जाता है। टीएमसी एमपी कल्याण बनर्जी ईडी के मूव पर रिएक्ट करते हुए कहते हैं, दिस हैज राइटली बीन डन। द ऑर्डर व्हिच हैज बीन पास्ड बाय द जज इज अ जुडिशियल ऑर्डर. Judicial order cannot be changed in an administrative way. Why ED has done this? Amit Shah thinks he has purchased the entire India. This is arrogance. ये स्टेटमेंट सिर्फ डिफेंस नहीं था बल्कि सेंटर के एलिस्ट ओवररीच पर एक डायरेक्ट पॉलिटिकल अटैक भी था।
इसी बीच आईपैक भी अपना स्टैंड क्लियर करता है। फर्म एक स्टेटमेंट इशू करता है जिसमें कहा जाता है दैट वी हैव ऑलवेज अपहेल्ड द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल इंटीग्रिटी इन ऑल दैट वी डू। डिस्पाइट व्हाट ट्रांसपायर्ड यस्टरडे, वी रिमेन फुल्ली कमिटेड टू कंटिन्यूइंग आवर वर्क अनफेज्ड एंड अनपर्टर्ब्ड। मतलब रेड्स के बावजूद ऑर्गेनाइजेशन अपने काम से पीछे नहीं हटने वाली। और फिर आता है एक और हैवीवेट इंटरवेंशन। वेस्ट बंगाल गवर्नर सीवी आनंदा बोस गवर्नर मामले को सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस से भी देख रहे हैं। उन्होंने कहा है प्रिवेंटिंग अ पब्लिक सर्वेंट from the due discharge of his political functions is an offence under the BNS. Intimidating or threatening a public servant from performing their duties is a graver offence. फिर उनका सबसे सीरियस रिमार्क ये था that a constitutional functionary is expected to facilitate implementation of the constitution. By doing this act, as they claim, she has violated the constitutional rights to continue as the chief minister. अब जहां चीफ मिनिस्टर के खिलाफ FIR की बात है, वहीं चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के खिलाफ 2 FIR फाइल कर दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, कोलकाता पुलिस ने सुओ मोटो भी ED और CAPF के खिलाफ ट्रेसपासिंग, क्रिमिनल इंटिमिडेशन जैसे चार्जेस पर एक अलग FIR दर्ज की है। पर इस मूवमेंट पर सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि ED सही है या TMC। सवाल ये हो जाता है कि क्या सेंट्रल एजेंसीज का यूज पॉलिटिकल बैटल्स के लिए हो रहा है या फिर क्या एक चीफ मिनिस्टर वाकई लॉ के ऊपर खड़ी हो सकती है। फेडरलिज्म की लाइन कहाँ ड्रॉ होती है और जुडिशरी इस पावर स्ट्रगल में कैसे बैलेंस बनाएगी। फिलहाल के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक चीज क्रिस्टल क्लियर कर दी है, नो अर्जेंसी, नो बेंच चेंज, नो डिविएशन। केस 14 जनवरी को ही सुना जाएगा। लॉ अपनी टाइमलाइन पर चलेगा, पॉलिटिकल प्रेशर के हिसाब से नहीं। लेकिन ग्राउंड पर जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेमर्स आए हैं वो सिर्फ एक कोर्ट ऑर्डर से शांत नहीं होंगे। 2026 इलेक्शंस पास आ रहे हैं। ED वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट का फेस ऑफ ओपन हो चुका है और जो मामला एक रेड से शुरू हुआ था वो अब डेमोक्रेसी के सबसे बड़े स्ट्रेस टेस्ट में बदल चुका है। 14 जनवरी सिर्फ एक हियरिंग नहीं होगी, वो दिन डिसाइड करेगा कि ये लड़ाई सिर्फ कोर्टरूम तक सीमित रहेगी या पूरे देश की पॉलिटिक्स को हिला देगी। आपका इन न्यू डेवलपमेंट्स को लेकर क्या कहना है? डू कमेंट एंड कीप फॉलोइंग।